एक 10 साल की मासूम बच्ची बारिश और धूप की परवाह किए बिना शहर की गलियों में गाना गाती थी ताकि अपनी बीमार मां का इलाज करा सके। जब उसे पता चला कि एक टीवी शो बड़ा इनाम दे रहा है तो उसने फैसला किया कि वो उस सिंगिंग रियलिटी शो में हिस्सा लेगी। इस उम्मीद के साथ कि शायद वो अपनी मां को मौत के मुंह से बचा सके। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस दिन जज की कुर्सी पे वही आदमी बैठा होगा जो उसका सगा पिता है, जिससे वो कभी नहीं मिली थी। एक अरबपति संगीतकार जिसने उसकी मां को बिना एक शब्द कहे छोड़ दिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो उसकी अपनी बेटी है। एक प्रतियोगिता, एक गाना और एक ऐसा झटका जिसने पूरे स्टूडियो को सन्न कर दिया। ये कहानी न केवल आपकी आंखों में आंसू ला देगी बल्कि आपको ये विश्वास भी दिलाएगी कि किस्मत हमेशा कुछ ऐसा रचती है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। मुंबई की रात की बारिश मूसलाधार नहीं थी लेकिन लगातार और ठंडी थी। मरीन ड्राइव के कोने पर एक विज्ञापन बोर्ड की नियॉन रोशनी सड़क पर बने पानी के गड्ढों पर टिमटिमा रही थी। एक बंद पड़ी बेकरी की पुरानी छत के नीचे एक छोटी सी बच्ची अपनी गोद में एक पुराना गिटार लिए सिकुड़ी बैठी थी, जैसे कि वो किसी खजाने को थामे हुए हो। बच्ची का नाम आरोही था। उम्र 10 साल, दुबली पतली और उसकी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो एक ही समय में कठोर और दिल को छू लेने वाली कोमलता से भरी थी। उसने अपनी पुरानी रेनकोट के कॉलर को ऊपर खींचा, अपने भीगे हुए बालों को ठीक किया, गिटार को कसकर पकड़ा और अंधेरे आसमान की ओर देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसने गाना शुरू किया। ओह मेरी मां, मैं जानती हूं कि तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। उसकी आवाज उठी, बारिश की आवाज। गुजरती गाड़ियों के शोर और फुटपाथ पर जल्दबाजी में चलते कदमों के साथ घुल मिल गई। अजीब बात थी कि भले ही उसकी आवाज बहुत तेज या पेशेवर नहीं थी, लेकिन इसने राहगीरों के कदमों को धीमा कर दिया। कुछ लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, कुछ पूरी तरह रुक गए। वहां से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े एक कॉलेज के छात्र ने, जिसने अपने बैग के ऊपर रेनकोट पहना हुआ था, अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उसे नहीं पता था कि वो क्यों रुका, बस इतना जानता था कि उस नाजुक आवाज में एक प्रार्थना थी, कुछ ऐसा जो इतना सच्चा था कि दिल को थाम ले। सड़क के दूसरी तरफ एक फटी हुई तिरपाल के नीचे एक महिला अपनी पतली शॉल में सिमटी बैठी थी। उसकी आंखें उस बच्ची को घूर रही थीं, आधी चिंता और आधी दया के साथ। वो मीरा थी, आरोही की मां। वो कभी प्राइमरी स्कूल में संगीत की शिक्षिका थी, लेकिन एक गंभीर बीमारी के बाद उसकी जिंदगी पटरी से उतर गई थी। उसे पता चला कि उसे तीसरे स्टेज का किडनी फेलियर है, कोई बीमा नहीं और इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं। 3 बार अस्पताल में भर्ती होने और फिर बिल न भर पाने के बाद छुट्टी मिलने के बाद उसने और उसकी बेटी ने इस बड़े शहर में जीने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, जहां रोशनी तो बहुत थी लेकिन गर्माहट काफी नहीं थी। आरोही ने गाना खत्म किया और उन लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने प्लास्टिक के डिब्बे में कुछ सिक्के और नोट डाले थे। किसी ने उसके हाथ में दूध का एक पैकेट भी थमा दिया। उसने वो अपने लिए नहीं लिया। वो दौड़कर अपनी मां के पास गई और सब कुछ उनकी गोद में डाल दिया। मां, दूध पी लो, मैंने बचा कर रखा है। आज अंकल आंटी बहुत अच्छे थे, आरोही ने कहा। मीरा ने सिर हिलाया और अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखा। गाना गाकर थक तो नहीं गई, बारिश और ठंड है। आरोही मासूमियत से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज अब भारी होने लगी थी। नहीं मां, मैं नहीं थकी, मुझे गाना पसंद है। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, फिर तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मीरा हंस पड़ी और फिर उसे खांसी का दौरा पड़ गया। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया, गले से ऊपर आते खून के धब्बों को छिपाने की कोशिश करते हुए। आरोही के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो मां के पास सटकर बैठ गई और उनकी पीठ सहलाने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। बारिश अब भी गिर रही थी और हवा चल रही थी, लेकिन मां बेटी उस सोए हुए और ठंडे शहर के बीच वैसे ही बैठी रहीं। जब घड़ी ने रात के 10 बजाए, आरोही ने गिटार बंद किया, मां के सोने की जगह को तिरपाल से ठीक से ढका और अपने फटे हुए बैग को तकिए की तरह इस्तेमाल करते हुए लेट गई। उसने एक कॉपी निकाली, एक खाली पन्ना खोला और छोटी सी पेंसिल से कुछ लाइनें लिखीं। कल ओ मेरी मां गाने का नया वर्जन प्रैक्टिस करूंगी। उसमें मां के लिए एक और प्यारी लाइन जोड़ूंगी।
हर रात आरोही इसी तरह कुछ लाइनें लिखती थी। ये खुद से किए गए वादे थे, ये विश्वास करने का एक तरीका कि वो अब भी कुछ कर सकती है। हर बार जब वो लिखती तो उसे लगता कि वो लाचार नहीं है, और सबसे बढ़कर वो एक सामान्य इंसान की तरह जीने की कोशिश कर रही थी। भले ही हालात बिल्कुल सामान्य नहीं थे। अगली सुबह बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान अब भी भूरा था। आरोही पुरानी किताबों की दुकान के पीछे वाले छोटे पार्क में बैठी थी। वो अपनी नोटबुक के साथ गाने का रियाज कर रही थी। एक बुजुर्ग दंपत्ति वहां से गुजरे और उसे सुना। वे कुछ मिनट के लिए रुके। बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया। इस बच्ची के गाने में बहुत जान है, उनकी पत्नी ने धीरे से कहा। शायद गरीब घर की है बेचारी। आरोही रुकी और उन्हें झुककर नमस्ते किया। बुजुर्ग उसके पास आए और कोमलता से पूछा, बेटा तुमने गाना किससे सीखा? वो खिलखिलाकर हंसी। मैंने अपनी मां से सीखा। वो पहले संगीत सिखाती थी, अब वो बीमार हैं। इसलिए मैं गाना गाकर पैसे कमाती हूं। बुजुर्ग ने आह भरी। तो क्या तुम सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहोगी? आरोही ने सिर झुका लिया। कंपटीशन? मेरे पास पैसे नहीं है। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ विज्ञापन का कागज निकाला। ये इंडियाज शाइनिंग स्टार के नेशनल ऑडिशन का विज्ञापन था, जिसमें ऊपर जजों की एक शानदार तस्वीर थी। उनमें मशहूर संगीतकार विक्रम मल्होत्रा भी थे, जो रियलिटी शो का एक जाना माना चेहरा थे। इनाम की राशि 50 लाख रुपए थी और ये लाइव टीवी पर आने वाला शो था, जो हर उम्र के प्रतियोगियों को स्वीकार कर रहा था। मुझे ये आज सुबह ही मिला था, मैं इसे फेंकने ही वाला था। लो तुम रख लो, क्या पता किस्मत बदल जाए, बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरोही ने कागज लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। वो दौड़ती हुई अपनी मां की ओर भागी। दौड़ते हुए चिल्लाई, मां मां, मैं 50 लाख वाले सिंगिंग कंपटीशन में जा रही हूं, मैं आपका इलाज कराऊंगी। उस शाम मीरा दीवार के सहारे बैठी थी। हाथ में वो पोस्टर था जो उसकी बेटी ने उसे दिया था। जब उसकी नजर विक्रम मल्होत्रा की तस्वीर पर पड़ी तो वो सन रह गई। वो चेहरा, वो मुस्कान। इतने सालों बाद भी वो उसे नहीं भूल पाई थी। वो कैसे भूल सकती थी? ये वही आदमी था जिसने वादा किया था कि वो जिंदगी भर उसके लिए संगीत लिखेगा। ये आरोही का सगा बेटा था। मीरा ने होंठ काट लिए। उसने पोस्टर को अपने बैग के एक कोने में छिपा दिया। आरोही को यह बात जानने की जरूरत नहीं थी। वो इतने सालों तक चुप रही थी। उसने कभी मदद की एक भी गुहार नहीं लगाई थी, और अब वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को चोट पहुंचे, अगर वो आदमी कभी उसकी जिंदगी में शामिल ही नहीं होना चाहता था। आरोही, उसने धीरे से बुलाया। जी मां, अगर तुम कंपटीशन में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखना जीतना जरूरी नहीं है, बस दिल से गाना। आरोही ने सिर हिलाया और मां को गले लगा लिया। मुझे जीतने की जरूरत नहीं है मां। मुझे बस ये चाहिए कि आप ज्यादा समय तक मेरे साथ रहो। बाहर फिर से हल्की बारिश होने लगी थी। छोटी बच्ची के दिल में एक सपना जल उठा था। वो स्टेज की रोशनियां तालियों की गड़गड़ाहट के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी छत के लिए था जहां उसकी मां सुकून से सो सके और रात में खांसते हुए ना जागे। और ठीक उसी समय टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप आग की तरह फैल रही थी। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। क्लिप का शीर्षक बहुत सरल था, बारिश में गाती बच्ची, मुझे बस चाहिए कि मेरी मां जिंदा रहे। आरोही को ये नहीं पता था, लेकिन उसी पल से उसकी किस्मत ने करवट बदल ली थी और वो स्टेज की रोशनी, जिसका सपना देखने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी, अब उस सड़क के अंत में चमकने लगी थी। मुंबई में दिसंबर के बीच की धूप हल्की थी, लेकिन वो तंग गली जो धारावी की झुग्गियों की ओर जाती थी, हमेशा की तरह नम और अंधेरी थी। नालों और कूड़े की बदबू हवा में तैर रही थी, जिससे किसी भी अजनबी का दम घुट जाए। लेकिन आरोही को इसकी आदत हो गई थी। वो एक पानी के गड्ढे के ऊपर से कूदी। उसका छोटा बैकपैक उसकी पीठ पर थपथपा रहा था और दोनों हाथों में उसने अपना गिटार कसकर पकड़ रखा था। गली के मुहाने पर पहुंचते ही वो चिल्लाई, मां मां, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। मां के जवाब का इंतजार किए बिना वो उस छोटे से किराए के कमरे में घुस गई, जहां मुश्किल से एक गद्दा, एक छोटा गैस स्टोव और एक पुराना पंखा रखा जा सकता था। मीरा लेटी हुई थी, पीठ उस घिसे हुए तकिए पर टिकी थी और पेट दर्द के कारण उसने पेट पकड़ रखा था। बेटी की आवाज सुनकर वो मुश्किल से उठी और मुस्कुराने की कोशिश की। इतनी खुश क्यों हो मेरी गुड़िया? आरोही ने वो मुड़ा हुआ कागज ऊपर उठाया। ये देखो,
कंपटीशन, इंडियाज शाइनिंग स्टार, पार्क वाले अच्छे अंकल ने मुझे ये दिया, 50 लाख का इनाम है माँ। 50 लाख में तो आपका पूरा इलाज हो जाएगा, है ना? मीरा हैरान रह गई। उसने बेटी के हाथ से कागज लिया और हर शब्द को पढ़ा। पोस्टर के ऊपर टीवी चैनल का लोगो था और नीचे शो के मशहूर जजों की तस्वीरें थीं, और बिल्कुल बीच में एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, विक्रम मल्होत्रा। मीरा का हाथ रुक गया, सांसें तेज हो गईं, आंखें फैल गईं। विक्रम मल्होत्रा, वही चेहरा जो सालों पहले उस छोटी सी कॉफी शॉप के मध्यम प्रकाश में उसके साथ खड़ा था, जिसमें उस पहले गाने की धुन बजाई थी जो उसने सिर्फ मीरा के लिए लिखा था। वही जिसने उसका हाथ थाम कर कहा था, जब मैं सफल हो जाऊंगा तो तुम वो पहली आवाज होगी जिसे मैं दुनिया के सामने लाऊंगा। फिर वही आदमी बिना एक शब्द कहे गायब हो गया था जब मीरा ने उसे बताया कि वो गर्भवती है, ठीक उसके बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले। उसने फोन किया, उसने जवाब नहीं दिया। मैसेज किए, कोई जवाब नहीं। जब वो उसके पुराने किराए के घर गई तो लोगों ने बताया कि वो संगीत की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया है। कुछ सालों बाद वो एक संगीत की सनसनी बन गया, टीवी पर छाया रहा, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीरा ने अपने हाथ में उस पोस्टर को भींच लिया। चक्कर आने जैसा महसूस हुआ, लेकिन आरोही को मां के अंदर चल रहे इस तूफान का एहसास नहीं हुआ। वो किसी चिड़िया की तरह चहक रही थी। मां, देखा तुमने, मैं ऑडिशन देने जाऊंगी। मैं वही गाना गाऊंगी जो तुमने मुझे सिखाया है। मुझे यकीन है कि वे मुझे चुन लेंगे। हमें बस दिल्ली जाना है। तुम मेरे साथ चलोगी ना? मीरा ने कागज नीचे रखा और खुद को शांत करने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गई। आरोही बेटा, क्या तुमने ठीक से सोचा है? इतनी दूर जाना, पैसे, मेरी सेहत। मैंने सोच लिया है माँ, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुमने ही तो कहा था कि आवाज भगवान का तोहफा है ना? मैं उसी तोहफे का इस्तेमाल तुम्हें बचाने के लिए करूंगी। मीरा चुप रही, वो उसे रोकना चाहती थी। लेकिन उस बच्ची की आंखों में वही चमक थी जो 10 साल की उम्र में खुद मीरा की आंखों में हुआ करती थी, जब वो अपने पहले स्टेज के सामने खड़ी थी, हिचकिचाती हुई, सपने देखती हुई और जुनून से भरी हुई। लेकिन तुम अभी छोटी हो। क्या वे तुम्हें गाने देंगे? आरोही हंसी और पोस्टर के नीचे छोटे अक्षरों में लिखी लाइन की ओर इशारा किया। हर उम्र के लिए मान्य, अनुभव की जरूरत नहीं। सिर्फ आवाज मायने रखती है। और आने जाने के पैसे? आरोही भागी और कमरे के कोने से एक प्लास्टिक का डिब्बा निकालकर फर्श पर उलट दिया। मुड़े तुड़े नोट और कुछ सिक्के खनखनाते हुए गिरे। कुल मिलाकर 500 रुपए भी नहीं थे। मेरे पास ये थोड़े पैसे हैं और मकान मालिक अंकल मुझे बहुत मानते हैं। शायद वे कुछ दिनों का किराया बाद में लेने को मान जाएं। क्या पता रास्ते में मैं गाना गाकर और पैसे कमा लूं। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसकी 10 साल की बेटी किसी बड़े इंसान की तरह बात कर रही थी, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ उस मां को बचाने के लिए जो इस दुनिया के थपेड़ों से लड़ते लड़ते बहुत थक चुकी थी। उस रात जब आरोही गहरी नींद में सो गई, गिटार को तकिए की तरह बाहों में भरे हुए, मीरा चुपचाप कमरे के कोने में बैठी पोस्टर को दोबारा देख रही थी। उसकी कांपती उंगलियों ने विक्रम के चेहरे को छुआ। प्यार की वजह से नहीं, बल्कि गुस्से से। गुस्सा इसलिए क्योंकि उस दर्द का कभी कोई नाम नहीं था। गुस्सा इसलिए क्योंकि उसकी बेटी बड़ी हो गई और उसे पता भी नहीं कि उसका पिता कौन है। उसने कसम खाई थी कि वो आरोही को कभी नहीं बताएगी, लेकिन अब किस्मत खुद उसकी बेटी को उस आदमी के करीब ले जा रही थी, एक जज के रूप में जिसे टाला नहीं जा सकता था। अगर आरोही सच में ऑडिशन देती है, अगर वो टीवी पर आती है, अगर उस पर ध्यान जाता है, अगर मीरा ने एक गहरी आह भरी। कितने ही अगर उसके दिमाग में आंधी की तरह उमड़ रहे थे। लेकिन फिर उसने अपनी सोती हुई बेटी को देखा। उसका सांवला पतला चेहरा अजीब तरह से विक्रम जैसा दिखता था। क्या तुम्हें पता है विक्रम कि तुमने क्या खो दिया है? उसने मन ही मन पूछा। क्या तुम्हें पता है कि इस बच्ची ने हर रात मुझे लोरी गाकर सुलाया है जब मैं दर्द से सो नहीं पाती थी? क्या तुम्हें पता है कि उसने भूखे रहकर मेरे लिए दवाइयां खरीदी हैं? क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे जैसा ही गाती है? आखिरी वाक्य उसकी सिसकी में बदल गया। अगली सुबह मीरा ने जरूरी सामान बांधा, कुछ कपड़े, दवाइयां, गिटार और नूडल्स के कुछ पैकेट।
माँ बेटी ने अगले कुछ दिनों में बस या ट्रेन से उत्तर की ओर दिल्ली जाने की योजना बनाई और सोचा कि रास्ते में बस स्टैंड या चौराहों पर गाकर कुछ पैसे कमा लेंगी। उस छोटी सी खोली को छोड़ने से पहले आरोही दौड़कर मकान मालिक के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। अंकल, पिछले कुछ महीनों में हमें रहने देने के लिए शुक्रिया। अगर मैं इनाम जीत गई तो मैं आपकी छत ठीक करवा दूंगी, पक्का। बूढ़े अंकल की आंखों में आंसू आ गए। वो हंस दिए। सच कह रही है या मजाक कर रही है पगली? सच में? उसने अपना गिटार ऊपर उठाया जैसे कोई शपथ ले रही हो। मैं वादा करती हूं, मैं जरूर वापस आऊंगी। और इस तरह मां बेटी का सफर शुरू हुआ। ये सिर्फ दिल्ली तक का सफर नहीं था, बल्कि अतीत का सामना करने, उम्मीद को छूने और एक ऐसे आदमी से मिलने का सफर था जिसे पता भी नहीं था कि उसकी नजरें अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चमत्कार को देखने वाली हैं, जिस बेटी को उसने कभी छोड़ दिया था। वो अब अपनी आवाज और अपनी नन्हे दिल के साथ उसकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देने आ रही थी। सूरज आग के गोले की तरह लाल होकर क्षितिज में डूब रहा था जब मीरा और आरोही मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक व्यस्त बस अड्डे के सामने खड़ी थी। आरोही ने अपना बैग छाती से लगा रखा था, दोनों हाथों से पट्टियों को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें आती जाती बसों की कतार को देख रही थीं। मीरा उसके बगल में खड़ी थी। हाथ में पुराना कपड़ों का थैला था जिसमें बस कुछ जोड़ी कपड़े, थोड़ी दवाइयां और गिटार का पुराना केस था। वो पीली पड़ चुकी थी, आंखों में थकान साफ झलक रही थी। लेकिन फिर भी उसने बेटी को तसल्ली देने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। माँ, हम किसी भी बस में चढ़ सकते हैं ना? आरोही ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी नजरें अभी भी बसों पर टिकी थीं। अभी नहीं बेटा, हर बस के लिए टिकट लेना पड़ता है, मीरा ने जवाब दिया। उसका हाथ बेटी के कंधे पर हल्का सा कांपा। और हमारे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? आरोही की आंखों में चिंता उभरी, लेकिन डर नहीं। इससे पहले कि मीरा कोई जवाब दे पाती, पीछे से एक ट्रक का हॉर्न बजा। एक आदमी जिसने सिर पर गमछा बांधा हुआ था और जिसका चेहरा धूप और गर्मी से काला पड़ गया था, उनके पास आया। उसने मां बेटी को देखा। उसकी नजरों में थोड़ा संदेह था, लेकिन फिर भी दया थी। मैडम, कहां जाना है? उसने पूछा। जी। दिल्ली की तरफ, मीरा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। भैया? क्या आप हमें उत्तर की तरफ जाने वाली किसी जगह तक लिफ्ट दे सकते हैं? मेरे पास टिकट के पूरे पैसे नहीं हैं। आदमी ने आरोही को देखा और फिर मीरा की टूटी हुई चप्पलों पर नजर डाली। उसकी आंखें नरम हो गईं। उसने सिर हिलाया। मैं सब्जियां लेकर इंदौर और फिर आगे जा रहा हूं, पीछे जगह है। ज्यादा आरामदायक तो नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा अगर आप दोनों को ठीक लगे। आरोही खुशी से उछल पड़ी और मीरा ने बार बार धन्यवाद दिया। उनका सफर एक पुरानी सब्जी वाली ट्रक से शुरू हुआ। लकड़ी के फर्श वाली गाड़ी हर गड्ढे पर बुरी तरह हिलती थी और सब्जियों की तेज महक आ रही थी, लेकिन आरोही ने कोई शिकायत नहीं की। वो गिटार को गले लगाकर लेटी रही और पीछे के लोहे के दरवाजे की दरार से दिखते आसमान और चांदनी को निहारती रही। साथ ही धीरे धीरे गुनगुनाती रही। पहली रात मां बेटी ठंडे फर्श पर सोई। मीरा को बीच बीच में खांसी के दौरे पड़ते रहे। उसका शरीर दवा की कमी से तप रहा था। आरोही ने अपने रुमाल को पानी में भिगोकर मां के माथे पर रखा। वो रोई नहीं, बस मां का हाथ थामे रही और वही लोरी गाती रही जो मां ने उसे तब सिखाई थी जब वो 4 साल की थी। अगले दिन जब वे एक शहर में रुके तो ड्राइवर ने उन्हें उतार दिया, क्योंकि उसे अब फ्रोजन सामान लादना था और पीछे सवारी बैठाना संभव नहीं था। जाते जाते उस भले आदमी ने आरोही के हाथ में कुछ रुपए थमा दिए, जो इतने थे कि वे आगे के सफर के लिए एक सस्ती बस पकड़ सकें। अगले कुछ दिन अलग अलग तरह के वाहनों से टुकड़ों में सफर करने में बीते। कभी ट्रक, कभी टेम्पो, तो कभी पैदल ही हाईवे के किनारे चलना पड़ा। कभी कभी वे सड़क किनारे बने ढाबों पर रात गुजारती। आरोही हर उस जगह गाती जहां लोग सुनने वाले होते, बस स्टैंड पर, बाजार के गेट पर या हवादार रेस्ट स्टॉप पर। उसे जो पैसे मिलते वे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन एक वक्त के साधारण खाने, एक नूडल्स का पैकेट
जिसे वे आधा आधा बांट लेती और पानी की बोतल के लिए काफी थे। जयपुर पहुंचते पहुंचते एक पार्क में गाते हुए कॉलेज के कुछ छात्रों ने उसका वीडियो बना लिया। उन्होंने उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और कैप्शन लिखा, सड़क पर गाती बच्ची और अपनी मां के लिए उम्मीद की तलाश। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया, हजारों शेयर और लाइक। कुछ लोगों ने पहचाना कि ये वही बच्ची है जो मुंबई की बारिश में गा रही थी, और इस तरह मां के लिए गाने वाली बच्ची का नाम सोशल मीडिया पर गूंजने लगा। लेकिन आरोही को कुछ नहीं पता था। उसके पास फोन नहीं था और मीरा ने उसे इंटरनेट की दुनिया से दूर रखा था। वे बस इतना जानती थी कि उन्हें इंडियाज शाइनिंग स्टार के ऑडिशन की तारीख से पहले दिल्ली पहुंचना है। आगरा पहुंचते पहुंचते मीरा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें 2 दिन तक एक सरकारी अस्पताल के वेटिंग रूम में रुकना पड़ा, क्योंकि मीरा को तेज बुखार था। एक युवा डॉक्टर ने देखा कि आगरा पहुंचते पहुंचते मीरा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें 2 दिन तक एक सरकारी अस्पताल के वेटिंग रूम में रुकना पड़ा, क्योंकि मीरा को तेज बुखार था। एक युवा डॉक्टर ने देखा कि किडनी की बीमारी और कमजोरी के कारण उन्हें हल्का ब्लड इन्फेक्शन हो गया है। आरोही अपनी मां के पास से एक पल भी नहीं हिली। जब डॉक्टर ने पूछा कि घर का कोई बड़ा है क्या, तो उसने धीरे से कहा, मैं ही इनका परिवार हूं। उस रात आरोही अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी गा रही थी। एक नर्स ने उसे सुना और वीडियो बना लिया। इस बार ये क्लिप एक टीवी रिपोर्टर तक पहुंच गई। इत्तेफाक से वो रिपोर्टर इंडियाज शाइनिंग स्टार शो से जुड़ा हुआ था और उसने तुरंत इस कहानी में छिपी प्रतिभा और जज्बात को पहचान लिया। अगली सुबह जब मीरा की हालत थोड़ी सुधरी तो शो के मेकर्स की तरफ से कॉल आया। उन्होंने मां बेटी के दिल्ली आने और वहां रहने का खर्चा उठाने की पेशकश की। मीरा सन्न रह गई। उसने पूछा, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? फोन पर व्यक्ति हंसा। आपकी और आपकी बेटी की कहानी इंटरनेट पर लोगों को रुला रही है। हमें यकीन है कि ये एक ऐसा टैलेंट है जिसे मौका मिलना चाहिए। मीरा अभी भी हिचकिचा रही थी, मदद लेने में शर्म की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से। वो डर रही थी कि आरोही सच्चाई जान जाएगी, कि वो उस आदमी के सामने खड़ी होगी और उसे पता भी नहीं होगा कि उनकी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। लेकिन उस दिन आरोही की आंखों में जो उम्मीद थी, उसे देखकर मीरा मना नहीं कर सकी। मुझे दिल्ली जाना है मां, आरोही ने कहा। इनाम के लिए नहीं, बल्कि मैंने वादा किया है। और इस तरह प्रोडक्शन टीम द्वारा भेजी गई एक टैक्सी से वे बसंत के एक हवादार शाम को दिल्ली पहुंची। टैक्सी की खिड़की से आरोही ने भीड़-भाड़, पुरानी इमारतों और चौड़ी सड़कों को देखा। दिल्ली एक सच होते सपने जैसी लग रही थी, अजनबी भी और अपनी भी। शो की तरफ से बुक किए गए एक छोटे होटल में मीरा चुपचाप बैठी अपनी बेटी को ऑडिशन के लिए तैयार होते देख रही थी। एक साधारण सफेद फ्रॉक, कैनवस के नए जूते और वही पुराना लकड़ी का गिटार, ये सब कल की रिकॉर्डिंग के लिए था। जब आरोही शीशे के सामने खड़े होकर गाने के मुखड़े का रियाज कर रही थी, मीरा ने अचानक उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम्हें वहां कोई ऐसा जज मिले जो थोड़ा थोड़ा मेरी तरह दिखता हो या... तो क्या तुम्हें अजीब लगेगा? आरोही चौंक गई। तुम्हारी तरह? क्यों मां? मीरा ने सिर हिलाया और भीगी हंसी हंसी। कुछ नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। मैं बस ये कहना चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम वैसे ही गाना जैसे तुम हमेशा गाती हो, याद है ना? इसलिए गाना क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, पैसों या जज के लिए नहीं। आरोही ने सिर हिलाया और फिर मासूमियत से मां को देखा। मां, अगर मेरे पापा जिंदा होते तो क्या वे मुझ पर गर्व करते? मीरा का दिल बैठ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बेटी को गले लगा लिया और उसके माथे को चूमा। हाँ बेटा, अगर दुनिया में कोई तुम पर सबसे ज्यादा गर्व करता तो वो तुम्हारे पापा ही होते। आरोही मुस्कुरा दी। उसे पता नहीं चला कि मां रो रही है। उसे ये भी नहीं पता था कि कल जब स्टेज की रोशनी जलेगी, जब वो पूरे दिल से गाएगी, तो जजों के पैनल में बैठा एक आदमी ये जानकर सन्न रह जाएगा जिसके लिए वो तैयार नहीं था। वो आवाज, वो आंखें, एक पुराने प्यार की यादें थीं जो कभी खत्म नहीं हुआ था। दिल्ली में उस दिन हल्की ठंड थी। आसमान में बादल छाए थे, लेकिन टीवी स्टूडियो के बैकस्टेज का माहौल गर्मी और उत्साह से भरा था। सैकड़ों प्रतियोगी और उनके परिवार वाले अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। प्रोडक्शन के लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, कैमरामैन अपने एंगल सेट कर रहे थे।
मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट मधुमक्खियों के छत्ते की तरह व्यस्त थे। आरोही बैकस्टेज के कोने में बैठी थी, अपने छोटे हाथों से उस पुराने गिटार को कसकर पकड़े हुए, जिसका पेंट अब उखड़ चुका था। उसने वो सफेद फ्रॉक पहनी थी जिसे मीरा ने कल रात अच्छे से धोकर साफ किया था। एक वॉलंटियर दीदी ने उसका हल्का मेकअप कर दिया था। उसकी नजरें सामने स्टेज पर टिकी थीं, जहां रंग बिरंगी रोशनियां किसी सपने के सच होने जैसा चमक रही थीं। बगल में बैठी मीरा ने बेटी का हाथ थाम रखा था, अपनी कांपती उंगलियों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। पेट में धीमा दर्द अब भी था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस वक्त उसकी बेटी के स्टेज पर जाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। उसने अभी भी आरोही को सच नहीं बताया था, हिम्मत नहीं हुई और समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें। जजों का कमरा बंद था, लेकिन आरोही जानती थी कि उसके पीछे 3 ताकतवर लोग बैठे हैं जो सैकड़ों किस्मतों का फैसला कर रहे हैं। उनमें से एक वो था जिसका जिक्र मां ने कई बार अपनी नजरों से किया था, लेकिन कभी नाम नहीं लिया। वो आदमी जिसका सामना वो जल्द ही करने वाली थी, बिना ये जाने कि वो उसका पिता है। विक्रम मल्होत्रा बीच वाली कुर्सी पर बैठा था। उसके एक तरफ एक मशहूर गायिका और दूसरी तरफ एक फिल्म डायरेक्टर थे। विक्रम ने गहरा सूट पहना था, बाल सलीके से जमे थे। उसकी नजरों में एक तीखापन था, लेकिन साथ ही थकान भी। आज सुबह ही उसके असिस्टेंट ने उसे एक वीडियो दिखाया था। अस्पताल के कॉरिडोर में गाती एक बच्ची, जिसकी आवाज इतनी साफ और दर्द से भरी थी कि उसे वो वीडियो 3 बार देखना पड़ा। उसकी आंखें, उसका देखने का तरीका, धुन को पकड़ने का अंदाज, उसे लगा जैसे कुछ बहुत जाना पहचाना है, बहुत अजीब। उसने बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो असिस्टेंट ने बताया कि बच्ची मुंबई से है, मां बहुत बीमार है और इलाज के पैसे जुटाने के लिए आई है। एक और इमोशनल ड्रामा, विक्रम ने सोचा था, लेकिन आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब दरवाजा खुला और आरोही का नाम पुकारा गया, उसने मां का हाथ कसकर दबाया और फिर छोड़कर छोटे छोटे कदमों से स्टेज की ओर बढ़ गई, तेज रोशनी के नीचे। वो उस विशाल खाली जगह में बहुत छोटी लग रही थी। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। उसने दर्शकों और जजों को झुककर नमस्ते किया और फिर स्टेज के बीच में रखी लकड़ी की ऊंची कुर्सी पर धीरे से बैठ गई, गिटार अपनी गोद में रखा। विक्रम ने पलकें झपकाईं। उसने सांस रोककर उस बच्ची को देखा। कुछ तो बहुत अजीब था, बहुत अलग। आरोही ने गहरी सांस ली और मां पर आधारित उस गाने की पहली धुन बजाना शुरू की। ये कोई फिल्मी रोने धोने वाला गाना नहीं था, बल्कि एक रूहानी और सादगी से भरा संस्करण था, जो याद दिलाने के लिए काफी था, दिल को छूने के लिए काफी था। उसकी आवाज गूंजी, कच्ची लेकिन भावनाओं से लबालब। हर शब्द जैसे उसके नन्हे दिल से निकली एक प्रार्थना थी, उस इंसान के लिए जिसे वो बचाना चाहती थी। जैसे ही उसने अंतरा गाया, विक्रम को लगा जैसे कोई उसे खींचकर अतीत में ले गया हो। ये वही धुन थी, वही आलाप, जो उसने 10 साल पहले एक बारिश वाली रात को सुना था। वो रात जब मीरा ने कॉफी शॉप के शो के बाद उसके लिए ये गाना गुनगुनाया था। वो आंखें जो आंसुओं से भरी होकर भी चमक रही थीं, वो मीरा की थीं। गिटार बजाने का तरीका, लाइन की शुरुआत धीमे करके बीच में जोर देना, ये सब उस लड़की की हूबहू नकल थी जिससे उसने कभी प्यार किया था। एक सिहरन विक्रम की रीढ़ में दौड़ गई। उसने जल्दी से अपने सामने रखी फाइल खोली। नाम आरोही, उम्र 10 साल, शहर मुंबई, मां मीरा शर्मा, मीरा। विक्रम का दिल जोर से धड़का। आरोही ने एक कोमल सुर के साथ गाना खत्म किया। उसने सिर झुकाया। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत रहा और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बाकी दोनों जज मुस्कुरा रहे थे और सिर हिला रहे थे, लेकिन विक्रम ने ताली नहीं बजाई। वो शांत बैठा रहा। उसकी नजरें बच्ची के चेहरे से नहीं हट रही थीं। आरोही, उसने माइक पर बोला। आवाज थोड़ी भारी थी। जी सर, आरोही ने डरते हुए जवाब दिया। तुम्हारी मां का क्या नाम है? जी, मेरी मां का नाम मीरा है। क्या तुम जानती हो तुम्हारे पिता कौन है? ये सवाल सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया। कैमरामैन भी चौंका और कैमरा जूम कर लिया। आरोही कुछ पल के लिए ठिठक गई, लेकिन उसकी नजरों में अब भी मासूमियत थी। मेरे कोई पापा नहीं है। मां कहती हैं कि वे बहुत दूर चले गए हैं और उनसे बात नहीं हो सकती। विक्रम ने चेहरा घुमा लिया।
उसने फाइल को कसकर भींच लिया। उसका दिल जैसे हजारों टुकड़ों में बिखर गया। इतने सालों तक वो भूल गया था, या शायद जानबूझकर भूलने की कोशिश की थी। वे अनपढ़ मैसेज, वे अनजान नंबरों से आई कॉल्स। उसने सोचा था कि मीरा शायद बस पैसे या सहारे के लिए पीछे पड़ी है, लेकिन अब वो बच्ची वहां खड़ी थी, उस प्यार का सबसे बड़ा सबूत जिसे उसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए त्याग दिया था। महिला जज ने हल्की खांसी की, जिससे तनावपूर्ण माहौल थोड़ा हल्का हुआ और उन्होंने नंबर देना शुरू किया। आरोही को पूरे नंबरों के साथ अगले राउंड के लिए चुन लिया गया। पूरा हॉल खुशी से झूम उठा। बच्ची ने धन्यवाद दिया और स्टेज से नीचे उतर गई। मीरा विंग्स में खड़ी इंतजार कर रही थी। दोनों हाथ आपस में जकड़े हुए। जब उसने बेटी को आते देखा तो दौड़कर उसे गले लगा लिया और माथे को चूमा। तुमने बहुत अच्छा किया मेरी परी। एक जज अंकल ने मुझसे पापा के बारे में पूछा। आरोही ने धीरे से कहा। मीरा जम गई। फिर जबरदस्ती मुस्कुराई। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मेरे पास पापा नहीं है। मीरा ने उसे और कसकर गले लगा लिया। वो जानती थी कि अब और छिपाने के लिए वक्त नहीं बचा है। जब वे दोनों बैकस्टेज से निकलने वाली थीं, एक असिस्टेंट ने मीरा का नाम पुकारा। मीरा जी। विक्रम सर आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। मीरा के कदम रुक गए। तुम गाड़ी में जाकर मेरा इंतजार करो बेटा। उसने आरोही का हाथ दबाया और असिस्टेंट के पीछे चल दी। जजों का वेटिंग रूम शांत था। विक्रम कांच की खिड़की की ओर पीठ करके खड़ा था, बाहर देख रहा था। जब मीरा अंदर आई वो तुरंत नहीं मुड़ा। काफी देर बाद उसकी आवाज आई, भारी और टूटी हुई। आरोही मेरी बेटी है ना? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ थी। वो मुड़ा, उसकी आंखें लाल थीं। आंसुओं को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। तुमने 10 साल तक मुझे क्यों नहीं बताया? मीरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक पुराना दर्द था। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? तुम्हें पता है मैंने कितनी बार कॉल किया, कितनी चिट्ठियां लिखी? तुम गायब हो गए, तुम स्टार बन गए। तुमने अपना नंबर बदल लिया, अपनी दुनिया बदल ली, और मेरे पास सिर्फ एक बच्ची बची थी और एक खामोश वादा। विक्रम कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। मैं गलत था, मुझे नहीं पता था। मैंने आरोही को एक मशहूर पिता की जरूरत नहीं है, मीरा ने कहा। उस बच्ची को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे प्यार कर सके। और अगर तुम अब पिता बनने के बारे में सोच रहे हो तो उसके पास अपनी स्टार वाली चमक धमक लेकर मत जाना, एक दिल लेकर जाना। ये कहकर मीरा मुड़ी और बाहर निकल गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। लेकिन उन दोनों के अंदर एक और दरवाजा खुल गया था। उन बातों का दरवाजा जो कभी कहीं नहीं गईं, जिन्हें कभी माफ नहीं किया गया, लेकिन जो शायद ठीक हो सकती थी अगर कोई वहां से शुरुआत करे जहां उसने सब कुछ खो दिया था। ऑडिशन के बाद होटल लौटते समय मीरा पूरी रास्ते चुप रही। दिल्ली की सड़कों की पीली रोशनी टैक्सी की खिड़की से आ रही थी, जिससे उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। आरोही बगल में बैठी थी, गिटार को गले लगाए, सिर मां के कंधे पर टिकाए हुए। उसने अभी अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन उसे तालियां या तारीफें नहीं, बल्कि उस जज की नजरें याद आ रही थीं। ऐसी नजरें जैसे वे उसके दिल के आर पार देख रही हों, जैसे वे उसे बहुत पहले से जानते हों। मां, आरोही ने धीरे से कहा, वो जज अंकल। मुझे लगा वो मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे वे जानते हों कि मैं कौन हूं। मीरा ने बेटी के कंधे को हल्का सा दबाया और फिर एक गहरी सांस छोड़ी। आरोही, कुछ बातें थी जो मैंने सोचा था जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब बताऊंगी, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है। आरोही मुड़ी। उसकी बड़ी गोल आंखें सवाल पूछ रही थीं। तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे पापा के बारे में पूछा था? मीरा ने बोलना शुरू किया, आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। तुम्हारे पापा गुजरे नहीं हैं, बल्कि जब तुम मेरे पेट में थीं, तब वे मुझे छोड़कर चले गए थे। उन दिनों मुझे लगता था कि हमारा एक छोटा सा परिवार होगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं तो उन्होंने अपने करियर को चुना और चले गए। आरोही ने कुछ नहीं कहा, वो बस मां को देखती रही। मैंने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, चिट्ठियां लिखी, फोन किए, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। मेरे पास उन्हें तुम्हारे बारे में बताने का कोई रास्ता नहीं था। आज तक। आरोही ने जोर से सांस छोड़ी। सीने में एक अजीब सा खालीपन और दर्द महसूस हुआ।
उसने होंठ काटे, सिर झुकाया और गिटार को ऐसे पकड़ लिया जैसे वही उसका एकमात्र सहारा हो। वो जज अंकल वही मेरे पापा हैं? उसने रुंधे गले से पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरोही रोई नहीं, वो बस सन्न रह गई। थोड़ी देर बाद उसने बहुत धीरे से कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें उस दर्द से बचाना चाहती थी। मुझे डर था कि तुम उम्मीद लगाओगी और फिर टूट जाओगी, और मुझे ये भी डर था कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें उस दर्द से बचाना चाहती थी। मुझे डर था कि तुम उम्मीद लगाओगी और फिर टूट जाओगी, और मुझे ये भी डर था कि कहीं वे तुम्हें अपनाने से मना न कर दें, जैसे उन्होंने मुझे मना कर दिया था। आरोही ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन इरादा पक्का था। मुझे मशहूर पापा नहीं चाहिए। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी ढूंढा क्यों नहीं। मीरा ने उसे गले लगा लिया। उसके गालों पर आंसू बह निकले। शायद अब उन्हें पता चल गया है कि तुम दुनिया में हो मेरी जान, चाहे आगे जो भी हो। हमेशा याद रखना कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। तुम्हारे पापा के बिना भी मैंने तुम्हें अपने पूरे प्यार और हिम्मत से बड़ा किया है। आरोही ने सिर हिलाया और मां को कसकर पकड़ लिया, उनकी धड़कनों को महसूस करते हुए। उसे लगा कि वो फिर से छोटी बच्ची बन गई है। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक टूटा हुआ टुकड़ा अपनी जगह पा रहा था। अगली सुबह जब मीरा और आरोही नाश्ता करने के लिए होटल से बाहर निकल रहे थे, एक काली लग्जरी कार उनके सामने आकर रुकी। कल वाला असिस्टेंट बाहर निकला और बहुत ही अदब से सिर झुकाया। नमस्ते मीरा जी, विक्रम सर आप दोनों से अपने निजी स्टूडियो में मिलना चाहते हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो। मीरा हिचकिचाई, लेकिन आरोही ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मां, मैं सुनना चाहती हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बेटी की खातिर जा रही हूं। स्टूडियो के रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला। आरोही कार की खिड़की से बाहर दिल्ली की सड़कों को देख रही थी। उसका दिल सवालों से भरा था। उसने अपने पिता के बारे में कई बार कल्पना की थी। भीड़ में एक अजनबी चेहरा, कोई डॉक्टर, कोई संगीतकार, या शायद लॉटरी बेचने वाला कोई आम आदमी जो दूर से उस पर नजर रखता हो। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पिता वही होंगे जो जजों की कुर्सी पर बैठकर तेज रोशनी के नीचे उसकी किस्मत का फैसला कर रहे थे। स्टूडियो शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत इलाके में एक खूबसूरत बंगले के अंदर था। अंदर का कमरा बड़ा था, लकड़ी की दीवारों और महंगे साजो सामान से सजा हुआ। विक्रम वहां पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला और मीरा अपनी बेटी के साथ अंदर आई, वो खड़ा हो गया। 9 साल बाद पहली बार उसकी नजरें अपनी बेटी की नजरों से मिली। आरोही धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फिर रुक गई। वो देर तक उसे देखती रही। क्या आपको पहले से पता था कि मैं आपकी बेटी हूं? आरोही ने पूछा। विक्रम सन्न रह गया। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इतने साल बिना पिता के नहीं रहने देता। आरोही ने सिर उठाया। उसके होंठ कस गए। मां ने कहा कि उन्होंने आपसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने कभी जवाब नहीं दिया। ये मेरी बेवकूफी थी, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज भरी हुई थी। मैं नाम और शोहरत के पीछे भाग रहा था, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। मुझे लगा मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल गंवा दिए। आरोही ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता कि मुझे गुस्सा होना चाहिए या खुश, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। अब से क्या आप मेरे पापा बनने वाले हैं, या मैं आपके लिए बस एक कहानी वाली प्रतियोगी हूं? विक्रम सन्न रह गया। उस छोटी बच्ची की आवाज में छिपे दर्द ने उसके दिल को चीर दिया। नहीं बेटा, मुझे कोई स्टेज नहीं चाहिए, कोई शो नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारा पिता बनना चाहता हूं। अगर तुम मुझे मौका दो। आरोही ने मीरा की ओर देखा। मीरा ने पलकें झपकाकर सहमति दी। बच्ची आगे बढ़ी और उस आदमी को कसकर गले लगा लिया जिसे उसने पहली बार पापा कहा था। विक्रम ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। उसके गालों पर आंसू बह निकले। कुछ ही दिनों बाद आरोही के ऑडिशन का वीडियो टीवी पर प्रसारित हुआ और सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। अपनी बीमार मां को बचाने के लिए गाती एक बच्ची और शो के जज का उसका पिता निकलना, ये खबर हर अखबार, हर न्यूज चैनल और हर वेबसाइट की सुर्खी बन गई। लोग आरोही के टैलेंट की तारीफ कर रहे थे।
मीरा की हिम्मत को सलाम कर रहे थे और विक्रम को उसकी पुरानी गैर जिम्मेदारी के लिए कोस रहे थे। लेकिन उस छोटे से होटल के कमरे में मौजूद उन तीनों के लिए दुनिया क्या कह रही है ये मायने नहीं रखता था। उनके लिए बस ये मायने रखता था कि उन्होंने एक दूसरे को पा लिया था। आरोही अगले राउंड में पहुंच गई, लेकिन इस बार वो इनाम के लिए नहीं गा रही थी। वो अपनी मां, अपने पिता और खुद को ठीक करने के लिए गा रही थी। मीरा का एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज शुरू हो गया, जिसका पूरा खर्चा विक्रम ने चुपचाप उठाया। मीरा ने अभी उसे पूरी तरह माफ नहीं किया था, लेकिन उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया था। वो समझ गई थी कि जो समय बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सच्चाई, दया और प्यार के साथ एक नई शुरुआत की जा सकती है। उस रात सोने से पहले आरोही ने मां से फुसफुसाते हुए कहा, मां, कल मैं काश यानी ऊजगी गाना गाऊंगी। मुझे लगता है ये हमारे जैसा है। मीरा ने बेटी के बाल सहलाए और मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि मैंने भी कभी ऐसे ही परिवार की कामना की थी, और शायद वो दुआ अब सच हो रही थी। हर गाने के साथ, उन दिलों की हर धड़कन के साथ, जो हमेशा के लिए बिछड़ते बिछड़ते बच गए थे। दिल्ली की सर्दी बढ़ने लगी थी। ठंड सिर्फ हवा में नहीं थी, बल्कि उन नजरों और बातों में भी थी जो आरोही और उसके पिता के इर्द गिर्द घूम रही थी। मीडिया लगातार उनके बारे में बात कर रहा था। जहां प्यार करने वाले थे, वहीं शक करने वाले भी कम नहीं थे। कुछ लोग ताने मार रहे थे, ये सब टीआरपी का खेल है, पब्लिसिटी स्टंट है, नाजायज औलाद को बाप ने अपना लिया ताकि शो हिट हो जाए। विक्रम को हर रोज पत्रकारों के अनगिनत मैसेज और कॉल आते, और बैक स्टेज में भी दूसरे कलाकार दबी जुबान में बातें करते। उनकी नजरों में वो एक सख्त और पेशेवर संगीतकार से गिरकर एक ऐसा आदमी बन गया था जिसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा और अब भावनाओं का नाटक कर रहा है। विक्रम ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन रात को जब वो अपने ऑफिस में अकेला होता तो आरोही के मां वाले गाने का वीडियो बार बार देखता। हर बार जब वो आवाज गूंजती, उसके अंदर का पछतावा उस आत्मविश्वास के मुखौटे को तोड़ देता जिसे उसने सालों से ओढ़ रखा था। वो पीड़ित नहीं था, वो दोषी था। एक दिन पुरानी दिल्ली की एक छोटी सी दुकान में मीरा और आरोही नाश्ता कर रहे थे। ये एक साधारण सी जगह थी, कोई कैमरा नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। वे थोड़ी देर के लिए बस एक आम मां बैठी हो सकते थे। मां, आरोही ने गरम सूप पीते हुए सिर उठाया, अगर एक दिन मैं गा ना पाऊं तो क्या आप उदास होंगी? मीरा ने हैरान होकर चम्मच नीचे रख दिया। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने देखा है, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन सब अच्छा नहीं होता। कोई कहता है मैं नाटक कर रही हूं, कोई कहता है मैं इसलिए शो में हूं क्योंकि पापा जज हैं। मीरा ने गहरी सांस ली। उसने वो सब पढ़ा था। उसे गुस्सा भी आया था और दुख भी, लेकिन उसने आरोही को नहीं बताया था। आरोही, उसने गंभीर होकर कहा, लोगों को जो सोचना है सोचने दो। तुम तारीफ पाने के लिए नहीं गाती हो, तुम इसलिए गाती हो क्योंकि तुम्हारा दिल कुछ कहना चाहता है। अगर एक दिन तुम ना भी गाओ तो भी मुझे तुम पर गर्व होगा, क्योंकि तुमने सच्चाई के साथ जिया है। आरोही ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसके मन में एक डर, खुद पर शक का एक छोटा सा बीज पनप चुका था। सेमीफाइनल का दिन आ गया। जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था। बाकी प्रतियोगी भी बहुत प्रतिभाशाली थे। शास्त्रीय संगीत में माहिर एक लड़की, मुंबई का एक स्ट्रीट डांस ग्रुप और एक लड़का जो बिजली की रफ्तार से पियानो बजाता था। आरोही के पास कोई बैकग्राउंड डांसर्स नहीं थे, कोई फैंसी म्यूजिक नहीं था। उसके पास सिर्फ उसका पुराना गिटार, उसकी आवाज और उसका दिल था। इस बार उसने एक बहुत ही भावुक गाना चुना, काश। उसने ये गाना इसलिए नहीं चुना क्योंकि ये मशहूर था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके बोल जैसे उसकी अपनी कहानी थे। परफॉर्मेंस की रात स्टूडियो दर्शकों से खचाखच भरा था। विक्रम अपनी जज की कुर्सी पर बैठा था। उसकी नजरें बेटी पर टिकी थीं, जो स्टेज पर आ रही थी। आज उसने एक सादा सलवार कमीज पहनी थी, बाल खुले थे और रोशनी में उसकी आंखें किसी गहरी झील जैसी चमक रही थीं। गिटार की धुन बजी और आरोही ने गाना शुरू किया, काश कि तुम यहां होते। उसके मुंह से निकला हर शब्द बहुत तेज नहीं था, लेकिन दिल को चीर देने वाला था। वो गाना किसी प्रेमी के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसे पिता के लिए एक प्रार्थना जैसा था जो उसके बचपन से गायब था।
काश बचपन में कोई मुझे स्कूल छोड़ने आता, काश रात को कोई मुझे कहानियां सुनाता। काश मां को अकेले बीमारी से ना लड़ना पड़ता। जब वो अंतरे पर पहुंची, उसकी आवाज ऊंची उठी और दर्द से भर गई। दर्शकों में बैठी मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसके आसपास बैठे अजनबी भी अपनी आंखें पोंछ रहे थे। अब किसी को कोई शक नहीं था। वे देख रहे थे कि एक सच्ची रूह अपना दर्द बयां कर रही है। कोई नौटंकी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। गाना खत्म हुआ। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरोही कांपते हुए खड़ी थी, डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने आज अपने दिल का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया था। विक्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ। पहली बार उसने कोई तकनीकी टिप्पणी नहीं की। उसने बस इतना कहा, शुक्रिया बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। आरोही ने ऊपर देखा, होंठ भींचे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस पल टीवी स्क्रीन के सामने बैठे लाखों दर्शक भी रो पड़े। किसी परफेक्ट परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि उस सच्चाई की वजह से जिसने सबका दम साथ दिया था। उस रात सोशल मीडिया तारीफों से भर गया। बड़े अखबारों ने पहले पन्ने पर आरोही की तस्वीर छापी, लेकिन तारीफों के बीच कुछ कड़वे कमेंट्स अब भी थे। पता था बाप जज है तो बेटी ही जीतेगी। क्या एक्टिंग है। सब फिक्स है। मीरा ने ये सब पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फोन बंद करने ही वाली थी कि आरोही बाथरूम से बाहर आई। बाल अभी भी गीले थे। मां, अब क्या पढ़ रही हो? उसने पूछा। मीरा ने मुस्कुराकर फोन छिपा लिया। कुछ नहीं, बस कुछ अजनबी लोग बकवास कर रहे हैं। कोई बात नहीं मां। आरोही ने आकर उसे गले लगा लिया। मैं किसी के पसंद आने के लिए नहीं गाती, मैं गाती हूं ताकि आप जिंदा रह सके, बस इतना काफी है। मीरा ने उसे बाहों में भर लिया। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन खुशी से। देर रात जब आरोही सो गई, विक्रम अपनी कार से वहां आया। वो एक छोटा सूटकेस लाया था, जिसमें कपड़े नहीं बल्कि पुरानी चिट्ठियां थीं। मुझे वो पुराना डिब्बा मिल गया। विक्रम ने होटल के कमरे में मीरा के सामने बैठते हुए कहा, इसमें वो खत हैं जो तुमने मुझे लिखे थे और मैंने कभी नहीं पढ़े। मुझे माफ कर दो। मीरा खामोशी से उन पीली पड़ चुकी चिट्ठियों को देखती रही। अपनी ही लिखावट, वे जज्बात जो उसने कभी हवा में भेजे थे। आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। तुम्हें पता है विक्रम, मीरा ने भारी आवाज में कहा, मैंने कई बार सोचा कि इन्हें जला दूं, लेकिन फिर लगा कि शायद किसी दिन तुम इन्हें पढ़ोगे तो समझोगे। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं समझ गया हूं, देर से ही सही, लेकिन सच समझ गया हूं। वे दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। बाहर शहर जाग रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर एक शांति थी, जैसे कोई नदी बरसों की खामोशी को धो रही हो, जैसे दो दिल माफी मांगना और माफ करना सीख रहे हों। शो का फिनाले नजदीक था। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पूरा देश इंडिया शाइनिंग स्टार के नतीजों का इंतजार कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय जब आरोही अपनी परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, एक बहुत बड़ा झटका लगा। उस शाम जब मीरा आरोही को रिहर्सल के लिए छोड़कर लौटी तो उसे अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर की आवाज तनावपूर्ण थी। मिसेज मीरा, आपकी नई रिपोर्ट्स आई हैं। किडनी की समस्या के कारण आपके फेफड़ों में कुछ गंभीर लक्षण दिखे हैं। ये शुरुआती कैंसर का संकेत हो सकता है। हमें आपको तुरंत भर्ती करना होगा और अग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। उम्मीद है। लेकिन हम और देर नहीं कर सकते। मीरा सन्न रह गई। उसने फोन काटा और स्टेज की तरफ देखा, जहां आरोही गिटार बजा रही थी। वो जानती थी कि अगर वो अभी अस्पताल गई तो शायद फिनाले में नहीं आ पाएगी, लेकिन अगर उसने देर की तो शायद उसके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा। वो अपनी जिंदगी और अपनी बेटी के सबसे बड़े दिन के बीच खड़ी थी। उस रात मीरा ने आरोही को कुछ नहीं बताया। उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया, ये कहकर कि रूटीन चेकअप के लिए जा रही है, और अकेले अस्पताल चली गई। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी वो छत को घूर रही थी। दिमाग सुन्न था, बस आरोही की बचपन की यादें चल रही थी। स्टूडियो में आरोही को अभी कुछ नहीं पता था। जब रिहर्सल का समय हुआ तो उसने देखा कि विक्रम समय से पहले आ गया है। नमस्ते पापा, उसने धीरे से कहा। तुम ठीक हो बेटा? विक्रम ने कोमलता से पूछा। हां ठीक हूं, मां चेकअप के लिए गई हैं, मुझे लगता है सब ठीक होगा, आरोही ने कहा। विक्रम को पता था कि मीरा की हालत खराब है, लेकिन मीरा ने उसे कसम दी थी कि वो आरोही को कुछ न बताए। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उनके बीच हमेशा एक सच और एक झूठ की दीवार रहती है।
आरोही, विक्रम ने थोड़ी देर बाद कहा, तुम फिनाले के लिए कोई दूसरा गाना चुन सकती हो, कोई ऐसा गाना जो तुमने खुद लिखा हो, जो तुम्हारी अपनी कहानी कहे। सिर्फ कंपटीशन के लिए मत गाओ, मां के लिए गाओ। आरोही ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक चमक आई। पापा, आपको लगता है मैं जीत सकती हूं? मुझे नहीं पता, विक्रम ने उदास मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम दिल से गाओगी तो तुम पहले ही जीत चुकी होगी। अगली शाम अफवाहें फैलने लगीं। खबर आई कि फाइनलिस्ट आरोही शायद शो छोड़ दे क्योंकि उसकी मां अस्पताल में भर्ती हैं। सोशल मीडिया पर एक महिला की तस्वीर वायरल हुई जिसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। चेहरा ढका हुआ था, लेकिन फटी हुई जैकेट से लोगों ने पहचान लिया कि वो आरोही की मां है। प्रोडक्शन टीम ने मीरा से पूछा कि क्या उन्हें कोई बैकअप प्लान बनाना चाहिए, लेकिन मीरा ने साफ कह दिया, मेरी बेटी हार नहीं मानेगी। आरोही को यह खबर न्यूज से और फिर विक्रम से मिली। पहले उसे गुस्सा आया। उसने मां को दोष दिया कि उन्होंने उससे बात क्यों छिपाई। वो रिहर्सल रूम में रो पड़ी, गिटार पटक दिया। मां ने मुझे क्यों नहीं बताया, वो चिल्लाई। मैं उनके लिए गा रही हूं, अगर वो ही वहां नहीं होंगी तो मेरे गाने का क्या मतलब। विक्रम ने उसे गले लगाया। कोई शब्द उस दर्द को कम नहीं कर सकता था, लेकिन फिर आरोही ने आंसू पोंछे खड़ी हुई और सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। तो फिर मैं और जोर से गाऊंगी, इतना जोर से कि मां को अस्पताल के बिस्तर तक सुनाई दे। मैं ऐसे गाऊंगी जैसे वो सामने वाली सीट पर बैठी हो। ग्रैंड फिनाले की रात। दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे सड़क पर फिसलन थी। दर्शक छाते लिए लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हवा में तनाव किसी तनी हुई रस्सी जैसा था। सबकी निगाहें आखिरी प्रतियोगियों पर टिकी थीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आरोही के नाम की हो रही थी। आरोही शो के अंत में स्टेज पर आई। जब वो बाहर निकली तो पूरा ऑडिटोरियम सन्नाटे में डूब गया। उसने वही सफेद फ्रॉक पहनी थी जो उसकी मां ने पुराने बाजार से खरीदी थी। हाथ में पुराना गिटार था और बाल करीने से बंधे थे। उसने माइक के पास आकर कांपती हुई आवाज में कहा, आज मैं एक गाना पेश करूंगी जिसका नाम है मां का आंगन। ये मैंने खुद लिखा है। उसने गहरी सांस ली। मैंने ये गाना उस रात लिखा था जब मां थकान से सो गई थी। मां ही वो इंसान है जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी सांसें, मेरे सपने और जीने की हिम्मत। और आज रात मैं ये गाना सिर्फ अपनी मां के लिए गा रही हूं। गिटार के पहले सुर बहुत कोमल और गहरे थे। एक साया है जो हर रात मुझे देखता है, चाहे कितनी भी थकान हो, कभी शिकायत नहीं करता। वो हंसती है जब मैं खुश होती हूं, वो रोती है जब मैं उदास होती हूं। वो मेरी मां है। आरोही चीख नहीं रही थी, ना ही अपनी गायकी की तकनीक दिखा रही थी। वो बस अपनी यादों और प्यार के साथ गा रही थी। हर शब्द, हर लाइन जैसे उसके दिल की गहराई से निकलकर गिर रही थी। अस्पताल के आईसीयू में मीरा ने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे। उसकी सांसें कमजोर थीं, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। दर्शकों ने जैसे सांस लेना बंद कर दिया था। उन्हें स्टेज पर कोई प्रतियोगी नहीं दिख रहा था, बल्कि एक बेटी दिख रही थी जो मौत से लड़ रही अपनी मां के लिए गा रही थी। जैसे ही गाना खत्म हुआ, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे छत गिर जाएगी। विक्रम सबसे पहले अपनी सीट से खड़ा हुआ, जोर जोर से ताली बजाई और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो नहीं चाहता था कि नेशनल टेलीविजन पर कोई उसके पहले आंसू देखे। आरोही ने सिर झुकाकर नमस्ते किया और कुछ नहीं बोली। उसे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं थी। उसने संगीत के जरिए सब कुछ कह दिया था। उस रात भले ही आधिकारिक परिणाम घोषित नहीं हुए थे, लेकिन दर्शकों के दिलों ने अपना फैसला सुना दिया था। आरोही न केवल स्टेज पर चमक रही थी, बल्कि उसने अपनी कहानी, अपनी हिम्मत और अपनी मां के लिए अपने प्यार से पूरी पीढ़ी का दिल जीत लिया था। उस बरसाती रात में दिल्ली की ठंड गायब हो गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं एक छोटी सी आग जल उठी थी, जो एक आवाज, एक दिल और एक कभी न हार मानने वाली मां से हमेशा जलती रहेगी। फिनाले के बाद आरोही का नाम हर अखबार, सोशल मीडिया और गलियों की चर्चाओं में छा गया। नुक्कड़ की चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्गों से लेकर स्कूल के बच्चों तक हर कोई उस बच्ची की बात कर रहा था जिसकी आवाज ने पत्थर दिलों को भी पिघला दिया था। वो बच्ची जो शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अपनी मां की जिंदगी के लिए गा रही थी। उस रात
भले ही रिजल्ट का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन हवा का रुख एक तरफ मुड़ चुका था। मां का आंगन गाने की क्लिप कुछ ही घंटों में लाखों बार देखी गई। कमेंट बॉक्स में लोगों की दुआएं, हमदर्दी और उन लोगों की कहानियां भरी पड़ी थीं जिन्होंने अपनी मां को खो दिया था या जो बीमारियों से लड़ रहे थे। लेकिन इन तारीफों के बीच कुछ ऐसे भी थे जो शक के बीज बो रहे थे। एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें रिहर्सल के दौरान आरोही की एक बीट छूट गई थी और उसके साथ लिखा था, मीडिया का बनाया स्टार या सब फिक्स है। ये वीडियो जंगल की आग की तरह फैला। एक गॉसिप वेबसाइट ने तो यहां तक दावा कर दिया कि आरोही का चैनल के साथ कोई गुप्त समझौता है, भले ही उनके पास कोई सबूत नहीं था। अगली सुबह आरोही होटल के छोटे से कमरे में जागी। बाहर आसमान सलेटी था और हल्की बारिश हो रही थी। वो खिड़की के पास बैठी थी। मेज पर दर्शकों की पसंद मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट की कांच की ट्रॉफी रखी थी, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। उसे इस ट्रॉफी की परवाह नहीं थी। वो बस इतना चाहती थी कि उसकी मां की आंखें खुलें, वो मुस्कुराएं और कहें, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा गाया। तभी दरवाजा धीरे से खुला और विक्रम अंदर आया। उसके हाथ में गरम दलिया का थैला और सुबह का अखबार था। उसने खाना रखा और अखबार आरोही को दिया। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आरोही विवादों के तूफान में एक नन्ही लौ। आरोही ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उसके माथे पर शिकन आ गई। कड़वे कमेंट्स, बेबुनियाद शक, वो सब समझ रही थी, लेकिन जिस बात ने उसका गला रुंध दिया वो लेख की आखिरी लाइन थी। क्या 10 साल की बच्ची जनता की आलोचना के सामने खड़ी रह पाएगी, या वो एक ऐसे समाज का अगला शिकार बनेगी जो सच्चे लोगों के साथ बहुत क्रूर है? पापा, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आरोही ने अखबार नीचे रखा। मैं तो बस गाना चाहती थी। मैं जानता हूं बेटा, विक्रम ने सिर हिलाया। और तुमने उससे कहीं ज्यादा किया है जितनी मैंने उम्मीद की थी। लेकिन मशहूर होने का मतलब है कि तुम्हें मजबूत होकर खड़ा रहना सीखना होगा। हर इंसान को कभी ना कभी गलत समझा जाता है, यहां तक कि उसकी आलोचना भी होती है। जरूरी ये नहीं है कि वे क्या कहते हैं, जरूरी ये है कि तुम किस चीज पर भरोसा करती हो। आरोही चुप रही। उसके नन्हे दिल में कुछ बदल रहा था, एक ऐसी मजबूती और समझदारी जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। उधर अस्पताल में मीरा अभी भी आईसीयू में थी। बीमारी उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। लगातार खांसी और नींद न आने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन जब डॉक्टर ने उसे फिनाले में आरोही की परफॉर्मेंस की एक छोटी क्लिप दिखाने की पेशकश की, तो उसने हां में सिर हिला दिया। छोटी स्क्रीन पर आरोही की तस्वीर उभरी। उसकी साफ आवाज गूंजी, एक साया है जो हर रात मुझे देखता है। मीरा रो पड़ी। कमजोर आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए, लेकिन उनमें दुख नहीं था, बल्कि एक ऐसा सुख था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नर्स ने जल्दी से उसके आंसू पोंछे और फुसफुसाई, आपकी बेटी कमाल है, पूरा देश उससे प्यार करता है। मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ अपने दिल पर रखा, जहां धड़कनें अब भी चल रही थीं। अगर ये उसके आखिरी दिन भी हैं, तो भी वो सुकून में है, क्योंकि जिस बच्ची को उसने कड़कड़ाती ठंड में सीने से लगाया था, वो अब अपनी राह पर अकेले चलने के लिए मजबूत हो चुकी है। फिनाले के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑडिटोरियम के मुख्य हॉल में आयोजित की गई। आयोजकों ने घोषणा की कि वे एक अतिरिक्त विशेष पुरस्कार देंगे, प्रेरणा आइकन 2025। शो के इतिहास में पहली बार यह अवार्ड दिया जा रहा था और नाम पुकारा गया, आरोही। वो स्टेज पर आई। उसके चेहरे पर अभी भी हैरानी थी। मैं जजों और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने इस सफर में मुझे प्यार दिया। आरोही की आवाज कांप रही थी। लेकिन मैं ये अवार्ड अपनी मां को समर्पित करना चाहती हूं, वो इंसान जिन्होंने अपनी खामोश कुर्बानियों और प्यार से मुझे पाला है। भीड़ में तालियां बजीं। एक पत्रकार ने जोर से पूछा, आरोही, अगर तुम्हें इस वक्त एक वरदान मांगने को मिले तो तुम क्या मांगोगी? आरोही ने नीचे देखा, माइक को कसकर पकड़ा। एक लंबी खामोशी छाई रही और फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अटूट निश्चय था। मैं मांगूंगी कि मेरी मां ठीक हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं मांगूंगी कि मैं गाती रहूं, ताकि मां का प्यार और भी बहुत से लोगों तक पहुंचा सकूं। उस शाम विक्रम आरोही को लेकर अस्पताल गया। उसने डॉक्टरों से विशेष अनुमति ली थी ताकि वो मां से मिल सके। जब आरोही कमरे में दाखिल हुई
मीरा वहां लेटी थी। ऑक्सीजन पाइप अब भी लगा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर एक कमजोर मुस्कान थी। आरोही रो पड़ी। मां, मैं आ गई। मीरा बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बेटी के लिए गर्व साफ झलक रहा था। कुछ मत कहो मां। आरोही बिस्तर के पास घुटनों पर बैठ गई और मां का पतला हाथ थाम लिया, उसका गला भर आया। आप हिम्मत मत हारना, मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, मैं चाहती हूं आप हर एक गाना सुने। विक्रम पीछे खड़ा होकर चेहरा घुमाए हुए था। उसने चुपके से अपनी आंख से गिरने वाले आंसू को पोंछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो ये नजारा देखेगा। वो छोटा सा परिवार जिसे उसने अपने अतीत में खो दिया था, आज उसके सामने था। एक हफ्ते बाद मीरा के इलाज के लिए एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया गया। शो के निर्माताओं या बड़े कलाकारों की अपील के बिना ही आम दर्शकों ने, जिन्हें आरोही की आवाज ने छू लिया था, खुद आगे बढ़कर मदद करनी शुरू कर दी। सिर्फ 3 दिनों में उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसा जमा हो गया। कई लोगों ने दान के साथ संदेश भी लिखे। हम सिर्फ एक सर्जरी के लिए नहीं, एक सपने के लिए दान कर रहे हैं। उस दोपहर मीरा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आरोही कॉरिडोर में बैठी थी, हाथ में वो कंगन पकड़े हुए जो मां ने उसे सालों पहले दिया था। वो रो नहीं रही थी, वो मन ही मन मां का आंगन गाना दोहरा रही थी। सर्जरी करीब 6 घंटे चली। जब ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और डॉक्टर बाहर आए, उनका चेहरा थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ था। आरोही उनकी तरफ दौड़ी। डॉक्टर अंकल। मां कैसी हैं? सर्जरी सफल रही, डॉक्टर ने कहा। हमने मुख्य समस्या को ठीक कर दिया है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा और अभी लंबा इलाज चलेगा। लेकिन फिलहाल तुम्हारी मां खतरे से बाहर है। आरोही वहीं कुर्सी पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक साथ हंस रही थी और रो रही थी। कॉरिडोर की सफेद रोशनी धुंधली हो गई, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक किरण फिर से जल उठी थी, छोटी मगर मजबूत, बिल्कुल उसकी आवाज की तरह। उसी महीने के अंत में दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक ओपन एयर स्टेज लगाया गया। हजारों लोग सपने हमेशा जिंदा रहते हैं, ड्रीम्स लिव फॉरएवर नामक एक विशेष संगीत कार्यक्रम में शामिल होने आए। आरोही मुख्य कलाकार थी, उसके साथ कुछ और मशहूर गायक भी थे। लेकिन उस रात सारी लाइमलाइट उस पर ही थी। 10 साल की बच्ची अपने पुराने गिटार और चमकदार नजरों के साथ स्टेज पर आई। उस रात उसने अपना सबसे नया गाना गाया, 1 लाख दिल, 1 मिलियन हार्ट्स। गाने में उसने अपनी मां का शुक्रिया अदा किया, अपने पिता का, और उन लोगों का भी जिन्होंने उस पर शक किया था, क्योंकि उन्होंने उसे मजबूत बनाया। उसने उन अजनबी हाथों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उसकी मां को जीने का दूसरा मौका दिया। और उस रात लोगों की भीड़ के बीच मीरा, जो अभी भी कमजोर थी और व्हीलचेयर पर थी, पहली पंक्ति में बैठी अपनी बेटी को एक नन्हे तारे की तरह चमकते हुए देख रही थी, जो असल जिंदगी में अपनी परी कथा खुद लिख रही थी। आरोही की कहानी अब सिर्फ एक सड़क पर गाने वाली बच्ची की नहीं थी। ये विश्वास और प्यार का प्रतीक बन गई थी। ये उन सभी की कहानी थी जो सपने देखने की, दर्द सहने की, सच बोलने की और जिस पर विश्वास करते हैं उसे गाने की हिम्मत रखते हैं। और ये कहानी अब लाखों दूसरी आवाजों के जरिए कही जा रही है। वे दिल जो आरोही नाम की एक बच्ची की वजह से ज्यादा प्यार करना, ज्यादा माफ करना और ज्यादा उम्मीद करना सीख रहे हैं। एक सर्द सुबह दिल्ली में कोहरा छाया हुआ था। सूरज की किरणें धुंध को चीरकर पुरानी छतों और सड़क किनारे लगी दुकानों पर पड़ रही थीं। शहर हमेशा से थोड़ा धीमा और शांत लग रहा था। आरोही अस्पताल के कमरे में खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में पेंसिल और सामने संगीत की पुरानी नोटबुक। पन्नों पर एक नए गाने के सुर उभर रहे थे। एक कोमल बैलेट जिसका नाम था रोशनी के पीछे का चेहरा। ये पहली बार था जब वो अपने पिता के बारे में लिख रही थी, शिकायत के साथ नहीं, बल्कि समझ और माफी के साथ। मां की सफल सर्जरी के बाद से सब कुछ बदल गया। मीरा अभी भी कमजोर थी, लेकिन अब वो खुद उठकर बैठ सकती थी, धीरे धीरे चल सकती थी और अपनी बेटी के साथ बातें कर सकती थी। अस्पताल में बिताए उन दिनों के दौरान मीरा और विक्रम के बीच लंबी बातचीत हुई। अब उनके बीच कोई बहस नहीं थी, कोई पुराना गुस्सा नहीं था। वे बस 2 ऐसे इंसान थे जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे और अब पीछे मुड़कर देख रहे थे कि उन्होंने क्या खोया।
क्या गलतियां की और क्या सुधारा जा सकता है। एक शाम जब आरोही अपनी मां की देखभाल कर रही थी, विक्रम दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स था। उसने उसे खोला। अंदर एक खिलौना माइक्रोफोन था, वही जो सालों पहले मीरा उस पुराने किराए के कमरे में छोड़ गई थी। इतने सालों बाद ये एकमात्र चीज थी जो उस वक्त की निशानी के तौर पर बची थी। मुझे ये चैनल के पुराने प्रॉप्स सामान के गोदाम में मिला, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। सफाई के दौरान मुझे लगा नहीं था कि यह अब तक बचा होगा। मीरा हंस पड़ी। उसकी हंसी हवा के झोंके जैसी हल्की थी। मुझे लगा था ये कब का कूड़े में फेंक दिया गया होगा। आरोही उस नन्हे माइक्रोफोन को देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उमड़ आया। उसे लगा जैसे अदृश्य धागे धीरे धीरे लेकिन मजबूती से फिर से जुड़ रहे हैं। मीडिया के उस तूफान के बाद आरोही अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आई, या कम से कम जितनी सामान्य हो सकती थी। वो वापस स्कूल जाने लगी और छूटी हुई पढ़ाई पूरी करने की कोशिश करने लगी। क्लास के बच्चे अब उसे दूरी या अजीब नजरों से नहीं देखते थे, बल्कि वो कई बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल के लिए एक सपनों का दिन, ड्रीम डे आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें आरोही मुख्य अतिथि थी। उसने स्कूल के छोटे स्टेज पर अपनी उस प्यारी सी मुस्कान के साथ फिर से मां का आंगन गाना गाया। वहां कोई भव्य स्टेज नहीं था, कोई चकाचौंध वाली रोशनी नहीं थी, लेकिन आरोही के लिए वो पल किसी भी बड़े खिताब से ज्यादा कीमती था। कार्यक्रम के अंत में एक शर्मीला सा लड़का उसके पास आया और एक मुड़ा हुआ कागज बढ़ाया। क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दे सकती हो? मेरी मां पिछले साल कैंसर से गुजर गईं। तुम्हें गाते हुए सुनकर मुझे उनकी बहुत याद आती है। आरोही ने उस लड़के का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में यादों का समंदर, दर्द और हमदर्दी थी। उस पल आरोही को समझ आया कि उसकी आवाज ने न सिर्फ उसकी मां को बचाया है, बल्कि वो दूसरे टूटे हुए दिलों पर मरहम भी लगा रही है। अगले कुछ दिनों में मीरा और विक्रम ने भविष्य के बारे में ज्यादा खुलकर बात करना शुरू कर दिया। ये कोई रोमांस या रिश्ता दोबारा जोड़ने की बात नहीं थी, बल्कि ये इस बारे में था कि वे अपनी बेटी के लिए कैसे एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। मैं माफी इसलिए नहीं मांग रहा कि तुम मुझे माफ कर दो, विक्रम ने अस्पताल के बगीचे में मीरा के साथ टहलते हुए कहा। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अब से मैं आरोही को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मीरा काफी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। आरोही को एक परफेक्ट पिता नहीं चाहिए, उसे बस एक ऐसा पिता चाहिए जो सच में उसके साथ मौजूद हो। त्योहार का मौसम नजदीक था। जिस छोटे से किराए के घर में मीरा और आरोही रहती थीं, उसे शो से मिली मदद और लोगों के दान से थोड़ा ठीक करवा लिया गया था। सीलन भरी दीवारों पर नया पेंट हो गया था, छत ठीक करवा दी गई थी और सबसे खास बात, एक नई किताबों की अलमारी लगवाई गई थी। वहां आरोही ने अपनी गानों की नोटबुक, अपने अवार्ड्स और वो पहली तस्वीर सजाई जिसमें वे तीनों, मीरा, विक्रम और आरोही, उस सपने हमेशा जिंदा रहते हैं वाले कॉन्सर्ट में साथ थे। दिवाली से 2 दिन पहले जब आरोही मां के साथ घर सजाने में मदद कर रही थी, उसका फोन बजा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत शिक्षा संस्थान, इंटरनेशनल म्यूजिक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का कॉल था। हम आरोही को पूरी स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, फोन पर आवाज आई। सिर्फ उसके टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उन मानवीय मूल्यों की वजह से जो वो फैला रही है। मीरा ने बेटी को देखा, उसकी आंखें भर आईं। ये वो सपना था जिसे देखने की उसने कभी हिम्मत भी नहीं की थी। एक ऐसा भविष्य जहां उसकी बेटी सिर्फ जिएगी नहीं, बल्कि आसमान छुएगी। आरोही ने फोन पकड़ा, उसकी आवाज साफ थी। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं, लेकिन जाने से पहले मैं भारत में एक काम पूरा करना चाहती हूं। क्या काम? उधर से पूछा गया। आरोही मुस्कुराई। मैं एक छोटा सा चैरिटी कॉन्सर्ट करना चाहती हूं, उन बच्चों के लिए जिनके पास साधन नहीं है लेकिन जुनून है, बिल्कुल वैसे जैसे मैं थी। संगीत ने मेरी मां की जान बचाई। अब मैं चाहती हूं कि संगीत और भी लोगों की मदद करे। और इस तरह बसंत पंचमी के दिन दिल्ली के बीचों बीच एक छोटे से ऑडिटोरियम में रोशनी के पीछे का चेहरा, द फेस बिहाइंड द लाइट्स नाम का कॉन्सर्ट हुआ। कोई बड़ा शोर शराबा नहीं, कोई भारी मीडिया कवरेज नहीं, लेकिन माहौल बहुत ही अपनापन भरा था। दर्शक दीर्घा में अनाथालय के बच्चे,
सिंगल मदर्स और वे लोग थे जो कभी आरोही और उसकी मां की तरह संघर्ष कर रहे थे। विक्रम विंग्स के पीछे बैठा अपनी बेटी को देख रहा था। उसका चेहरा चमक रहा था। आवाज में पहले से ज्यादा परिपक्वता थी और आंखों में एक नई चमक। विक्रम को एहसास हुआ कि स्टेज की लाइटें कलाकार नहीं बनाती। रोशनी के पीछे जो हिम्मत, प्यार और दृढ़ता होती है वही इंसान को महान बनाती है। आरोही ने एक नया गाना गाया जिसमें बहुत ऊंचे सुर नहीं थे, लेकिन उसके बोल बहुत गहरे थे। ये उन चेहरों के बारे में था जिन्हें कोई नहीं देखता। पर्दे के पीछे खड़ी मां, पिता, छोटे सपने और वो दिल जो प्यार के लिए धड़कना नहीं छोड़ता। उस रात कोई भी जल्दी नहीं गया। जब आखिरी गाना खत्म हुआ तो सारे दर्शक खड़े हो गए। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं, और जब आरोही ने झुककर धन्यवाद दिया, उसने पहली कतार में देखा जहां उसकी मां बैठी थी और उन्होंने पापा का हाथ थाम रखा था। विक्रम अब कोई अजनबी नहीं था, बल्कि इस नए सफर में एक मजबूत सहारा था। विदेश जाने वाली फ्लाइट में अब बस कुछ ही हफ्ते बचे थे। आरोही जानती थी कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन उसे डर नहीं था, क्योंकि उसके पीछे उसकी मां थी, उसके पापा थे और पूरा भारत था जो उससे प्यार करता था। वो इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि वो मशहूर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहादुर थी। वो उन सभी चीजों को अपने साथ लेकर जा रही थी। मां की मुस्कान, पापा के हाथों की मजबूत पकड़ और उन लाखों दिलों की दुआएं जो उसे समझती थीं। वो दुनिया के बड़े मंच पर जा रही थी, सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं, बल्कि समझी जाने के लिए। सिर्फ चमकने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए रोशनी बनने के लिए जो अब भी अंधेरे में चल रहे हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरू हुई थी। जिस दिन आरोही पढ़ाई के लिए विदेश रवाना हुई, वो उसके परिवार की यादों का सबसे खूबसूरत वसंत का दिन था। दिल्ली जैसे एक नई रोशनी में नहाई हुई थी। आसमान गहरा नीला था, धूप खिली थी, बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि सड़कों के किनारे लगे फूलों को खिला सके। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह भीड़ थी, लेकिन चेक इन गेट के सामने 3 लोग खामोश खड़े थे, आरोही, मीरा और विक्रम। आरोही का सूटकेस भारी नहीं था, लेकिन उसका दिल हजारों जज्बातों से भरा था। उसने पिछली पूरी रात जागकर एक नया गाना लिखा था, एक ऐसा संगीत जिसमें शब्द नहीं थे, बस धुन थी। वो धुन जो उसकी भावनाओं की तरह लंबी और गहरी थी। थोड़ा उत्साह, थोड़ी उदासी, दूर उड़ने की चाहत और अपने वतन की सबसे प्यारी चीजों को पीछे छोड़ने का दर्द। डर लग रहा है बेटा? मीरा ने आरोही का स्कार्फ ठीक करते हुए प्यार से पूछा। नहीं मां, आरोही की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराई। लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मीरा ने उसे कसकर गले लगा लिया और कान में फुसफुसाई। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, बस इतना याद रखना कि तुम जहां भी जाओगी मैं वहीं होंगी, तुम्हारे गाने में, तुम्हारी हर सांस में। विक्रम बगल में खड़ा था। उसने बेटी के कंधे पर हाथ रखा। मैं हर वीकेंड वीडियो कॉल करूंगा। और मैंने गर्मियों की छुट्टियों में तुमसे मिलने आने का प्लान भी बना लिया है। आरोही हंस पड़ी। मुझे नहीं पता आप सच बोल रहे हैं या मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं। सच में। अब मैं अपने वादों से नहीं मुकरूंगा। तो फिर आते वक्त मेरे लिए मैगी नूडल्स जरूर लाना, आरोही ने कहा। सुना है वहां वैसा स्वाद नहीं मिलता। तीनों हंस पड़े और उनकी हंसी आसपास खड़े लोगों तक भी पहुंच गई। एक छोटा सा परिवार जो कभी टूट गया था, अब फिर से प्यार करना सीख रहा था। और आरोही वो धागा थी जिसने उन बिखरे हुए टुकड़ों को एक गर्मजोशी भरी तस्वीर में पिरो दिया था, जिसका नाम था परिवार। जब बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हुई, आरोही ने अपना बैकपैक संभाला, एक बार फिर मुड़कर मां को गले लगाया और पिता का हाथ थामा। मैं आपको निराश नहीं करूंगी, उसने कहा। उसकी आंखें किसी नन्हे तारे की तरह चमक रही थीं, और मैं वादा करती हूं जब मैं वापस आऊंगी तो मैं उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनूंगी जो मेरी तरह हैं। वे बच्चे जो खाली हाथ पैदा होते हैं लेकिन अपने सपनों को छूने की ताकत रखते हैं। विमान ने उड़ान भरी। नीले आसमान में एक सपना उड़ चला। वो बच्ची जो कभी दिल्ली के फुटपाथ पर गाती थी, जिसने कभी एक खिलौना माइक पकड़कर सिंगर बनने का सपना देखा था, आज एक नए क्षितिज की ओर जा रही थी। वहां वो सीखेगी, गाएगी और उस परी कथा का अगला अध्याय लिखेगी जिसकी शुरुआत उसने खुद की थी।
1 साल बाद जून की एक शाम को यूरोप के एक प्रतिष्ठित आर्ट स्कूल के बड़े हॉल में आरोही अपनी पहली फाइनल परफॉर्मेंस के लिए तैयार खड़ी थी। दर्शकों की पहली कतार में एक भारतीय जोड़े को पहचानना मुश्किल नहीं था। मीरा, जिसके बाल कीमोथेरेपी के बाद अब वापस आ गए थे, और विक्रम, जो साधारण लेकिन शालीन कपड़ों में था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। उनकी आंखों में बेटी के लिए गर्व छिप नहीं रहा था। स्टेज पर आरोही एक सिंपल सफेद गाउन में पियानो के पास खड़ी थी। कोई चकाचौंध रोशनी नहीं, कोई पहले से तैयार तालियां नहीं, बस एक सन्नाटा जो धड़कनें बढ़ा रहा था। फिर उसने गाना शुरू किया, एक बिल्कुल नया गाना जो उसने खुद कंपोज किया था। नीले आसमान में ऊंची उड़ान, फ्लाइंग हाई इन द ब्लू स्काई। बोल बहुत साफ और दिल को छू लेने वाले थे। एक बार मैं गिर गई थी जब दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था। एक बार मैं रोई थी जब किसी ने मुझे नहीं सुना। संगीत बढ़ता गया, जिसमें उन गलियों की यादें थीं जहां मां बीमार पड़ी थी। उस सीलन भरे कमरे का पुराना गिटार था। उस पिता की गर्मजोशी थी जिसने पहली बार बेटी को अपनाया था, और वो स्टेज की रोशनी थी जब उसने जिंदगी के लिए गाया था। लेकिन मैं उड़ी लाखों दिलों के बीच, उन नजरों के बीच जिनमें अब शक नहीं था। मैं उड़ी क्योंकि मुझे पता था कि नीचे ऐसे हाथ हैं जो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए, और पहली कतार में मीरा चुपचाप रो रही थी। ये दर्द के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी के आंसू थे। ये जिंदगी को धन्यवाद देने का उसका तरीका था, जिसने उसे अपनी बेटी को बड़ा होते और चमकते देखने का मौका दिया। शो के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल के रिपोर्टर ने आरोही का इंटरव्यू लिया। क्या आपको लगता है कि आप एक फिनोमिनन हैं, अद्भुत घटना है? आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं कोई फिनोमिनन नहीं हूं, मैं बस एक साधारण इंसान हूं जिसका सपना असाधारण था, और मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे पास मां थी। पापा थे, और वे अजनबी लोग थे जिन्होंने मुझ पर तब भरोसा किया जब मैं खुद पर भी नहीं करती थी। आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो मुश्किल हालात में हैं? आरोही ने सीधे कैमरे में देखा। अगर आप खाली हाथ पैदा हुए हैं तो इसे एक बेहतरीन खाली कैनवस समझिए जिस पर आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, और कभी मत सोचिए कि आप पीड़ित हैं। आप अपनी कहानी के मुख्य पात्र हैं। उसी रात दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे में एक छोटा लड़का आरोही के गाने का वीडियो देख रहा था। उसके पिता नहीं थे, मां किसी दूसरे शहर में काम करती थी, और वो अभी अभी संगीत स्कूल के टेस्ट में फेल हो गया था। लेकिन आरोही को गाते सुनकर उसने अपना छोटा गिटार निकाला, कुछ तार छेड़े। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ ठीक से चल नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। बाहर दिल्ली का आसमान बहुत विशाल था, और उस आसमान के बीच आरोही नाम की एक लड़की सचमुच बहुत ऊंचा उड़ रही थी, सिर्फ अपनी आवाज से नहीं, बल्कि अपने विश्वास और दयालुता से। वो सिर्फ अपने लिए नहीं गा रही थी, वो उन लाखों दिलों की आवाज बन गई थी जो चुपचाप सहते हैं, उन्हें ये बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हारा सपना एक दिन जरूर सच होगा। आरोही की कहानी किसी सुखद अंत, हैप्पी एंडिंग पर खत्म नहीं होती। ये तो एक नए क्षितिज का आगाज है, जहां ये सफर अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक मिशन बन गया है। और कौन जानता है, शायद कुछ सालों बाद जब वो भारत लौटे तो किसी टैलेंट शो में जज बनकर बैठी हो, क्या वो पहचान पाएगी कि आज जो लड़का कांपते हाथों से गिटार बजा रहा है वो उसी के अतीत का एक दूसरा रूप है? दुनिया को हमेशा ऐसी आवाजों की जरूरत रहेगी जो परफेक्ट ना हो लेकिन सच्ची हो, जो सबसे तेज ना हो लेकिन सबसे गहरी हो। और आरोही, वो बच्ची जिसने कभी मां को बचाने के लिए गाया था, अब पूरी दुनिया को ठीक करने के लिए गा रही है। इस कहानी को अपना समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप ये कहानी भारत के किस हिस्से से या दुनिया की किस जगह से सुन रहे हैं। आपका हर लाइक, शेयर और सुझाव हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला देता है। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।